बड़ा आप सदन को कंजम्पशन चलाना जो नहीं है चाहते, वो आप सिंचाई सदन के की मर्यादा हेतु नहीं होता रखना है। चाहते। पार्लियामेंट में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संयुक्त संसदीय समिति का हल्ला है। अपोजिशन कह रहा है कि जेपीसी बना दो तो गौतम अडानी के हर काले सफेद का पता चल जाएगा। ये जेपीसी के पास ऐसा क्या जादू होता है कि विपक्ष को लगता है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। जेपीसी अब तक कब कब गठित हुई, क्या जेपीसी अलादीन के चिराग सरीखी है, घिसते ही जिन निकलेगा सब कुछ सच सच बता देगा। पूरी कहानी के साथ मैं सौरभ हाजिर हूं मास्टर क्लास के खास एपिसोड में। जिन्न निकलकर सच बताए ना बताए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि जेपीसी क्या है। जब कोई बड़ा कांड होता है तो लोग सीबीआई का मुंह देखने लगते हैं, जैसे कि उन्नाव रेप केस। कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगा, बीजेपी में हुआ करते थे। आरोप के बाद बवाल हुआ तो पार्टी ने कोने में बैठा दिया, सीबीआई को जांच सौंपी गई। ऐसे ही जब कोई बड़े मसले पर बवाल होता है, सरकार और अपोजिशन कमर कस के एक दूसरे को तेवर दिखाते हैं पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में जांच के लिए जेपीसी गठित की जाती है। इसमें सभी पार्टियों के एमपीज होते हैं, सांसदों की ये टीम पूरी जांच करती है। जेपीसी बनाने का प्रपोजल संसद में रखा जाता है और इसे राज्यसभा से अप्रूव करवाना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एमपी जेपीसी में आ जाए। पार्टियां अपने सदस्यों के नाम आगे बढ़ाती हैं और फिर उन्हें अप्रूव किया जाता है। जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लोग रखे जाते हैं। अब दिमाग में सुपरसोनिक की स्पीड से एक सवाल आया होगा, कितने लोग शामिल होते हैं? कुछ नंबर तय है कि कितने भी जेपीसी में भर लो। जवाब, कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों के सदस्य शामिल हो। सदस्यों की संख्या उस दल की ताकत के हिसाब से देखी जाती है। एक बात और नोट कर लो, जेपीसी की जो टीम बनती है उसमें राज्यसभा की तुलना में लोकसभा के 2 गुने सदस्य होते हैं। अब जेपीसी तो बन गई, पर वो काम कैसे करती है, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, क्या वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्या जेपीसी के पास बड़ी से बड़ी सीक्रेट फाइल्स की जांच करने का अधिकार होता है? अगर किसी ने कह दिया कि फाइल सीक्रेट है, हम नहीं दिखाएंगे, तो क्या होता है? जेपीसी के पास होते हैं विशेषाधिकार, यानी कि स्पेशल राइट्स। इनका इस्तेमाल करके वो जरूरी जानकारी हासिल कर सकती है। अगर प्रूफ जुटाने के लिए रिपोर्ट से जुड़े व्यक्ति को बुलाना चाहे तो बिल्कुल आना होगा। अडानी वाले मामले में जेपीसी गठित हुई तो उनको भी आना होगा। ऐसा ना किया तो क्या होगा? संसद की अवमानना माना जाएगा इसे। मान लो कोई मामला गदर काटे, जेपीसी बन चुकी है, अब मामले से जुड़े बंदे को बुलाना है और कोई बवाल कट गया तो जेपीसी का अध्यक्ष जो तय करेगा उसे अंतिम माना जाएगा। अगला सवाल है कि जेपीसी किन हालात में गठित की जा सकती है। होता कुछ ऐसा है कि दोनों सदनों के अध्यक्ष या सभापति खास मामलों की जांच के लिए जेपीसी गठित कर सकते हैं। अगर जेपीसी गठित हुई, फाइनल रिपोर्ट आ गई, तो भी क्या ये टीम कंटिन्यू रहती है? नहीं, फाइनल रिपोर्ट आने के बाद कमेटी भंग कर दी जाती है। इस देश में ऐसे कई घोटाले हुए हैं जिनमें संसद हिल गई। जांच के लिए जेपीसी बनाई गई, रिपोर्ट भी आई, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे साल 1987 का बोफोर्स तोप खरीद मामला। बोफोर्स की तोपों की खरीद में जिन्होंने दलाली ली, वो दलाली कहाँ है, उनके नाम क्या हैं? और विचित्र बात है कि श्रीमती सोनिया गांधी हम लोगों से पूछ रही है। जेपीसी बनी, जांच हुई, पर राजीव गांधी सरकार को क्लीन चिट मिल गई। लेकिन 1992 में हुए हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट घोटाले की जांच में जेपीसी ने उसे दोषी पाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2011 में जेपीसी बनी, रिपोर्ट पर बवाल कट गया। पीसी चाको को जेपीसी का चेयरपर्सन बनाया गया था। बीजेपी अपोजिशन में थी और उसने आरोप लगाया कि जेपीसी की रिपोर्ट बदल दी गई है। पहले ही बताया था कि मामले बहुत सारे हैं, लेकिन खास दिखा रहे हैं ताकि एक तस्वीर खींच लें आप सभी अपने मन में। ये सवाल तो रह गया कि भारत में सबसे पहले जेपीसी की जरूरत कब पड़ी थी? दिमाग में सुई नाची ना। तो जेपीसी जब ऐसे मामले होते हैं जहां पॉलिटिकली और सांसदों द्वारा पार्लियामेंट की स्क्रूटनी में किसी चीज की होती है, तो ये कोई स्थायी समिति नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, ये एडहॉक कमेटी होती है जो कि किसी पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस वे के लिए, यानी किसी एक एजेंडे के लिए बनाई जाती है। जबकि स्टैंडिंग कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है वो उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड होती है, उनके पास सारे बिल, सीएजी की रिपोर्ट, तमाम चीजें उनके पास आया करती हैं। ऐसे ही पब्लिक अकाउंट कमेटी है, वो भी स्थायी समिति है, लेकिन ये एडहॉक होती है, यानी कुछ समय के लिए किसी एक एजेंडे के लिए बनती है। तो 1987 में पहली बार
यानी हमारे पत्रकारिता काल की में ही पहली उसका गठन हुआ था, तो वो बोफोर्स के स्कैंडल को लेकर के एक जेपीसी बनी थी। उस समय पे आपको याद होगा कि बोफोर्स मामला बहुत गरमाया हुआ था, विपक्ष उस पर एकजुट हो रहा था और सरकार पे बहुत दबाव था कि जो बोफोर्स में चार्जेस आए हैं सामने, उस पे एक पार्लियामेंट्री प्रोब होना चाहिए। चूंकि आरोप सीधे प्रधानमंत्री के दफ्तर पे, प्रधानमंत्री राजीव गांधी पे लग रहे थे, इस कारण से लोगों का कहना यह था, विपक्षी दलों का, कि सीबीआई जैसी एजेंसियां जो हैं वो जांच ठीक से नहीं करेंगी, इसीलिए एक पार्लियामेंट्री प्रोब होना चाहिए। तो बोफोर्स को लेकर के पहली पार्लियामेंट्री ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, लेकिन उसका पहला कदम ही जो था ना वो गड़बड़ा गया, क्योंकि अगर किस जांच होनी है संसद के द्वारा तो जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का होना चाहिए था, लेकिन उस समय पे कांग्रेस के नेता थे बी शंकरानंद, और बी शंकरानंद साहब जो थे वो उसके अध्यक्ष बना दिए गए। तो जो उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे केसी पंत साहब, केसी पंत साहब ने लोकसभा में अगस्त 1987 में उन्होंने मोशन मूव किया, वो सेकंड हो गया, राज्यसभा ने भी थोड़े समय बाद उसको एंडोर्स कर दिया, तो जेपीसी का गठन हो गया। धीरे धीरे करके बहुत सारी सिटिंग हुई, करीबन 50 सिटिंग हुई थी बोफोर्स की जो जेपीसी थी। लेकिन उसमें हुआ ये कि जो भी विपक्ष कहता था, सरकार के तरफ से जो थे लोग या अध्यक्ष शंकरन जी, वो उसको नकार, और उस नकारात्मक रवैये के कारण ज्यादातर समय पे विपक्ष ने उसका बॉयकॉट किया। फिर करके जब तक रिपोर्ट तैयार हुई और वो पार्लियामेंट में टेबल हुई, तो उस रिपोर्ट पे विपक्ष ने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया था पूरी तरह, और वो पार्लियामेंट में आई, लेकिन उसका रिपोर्ट का कोई, जिसे कहे ना कि ना न सर न दुम, वो रिपोर्ट वैसी बन के रह गई। देखिए उसके बाद 1992 में हर्षद मेहता स्कैम में दूसरी जेपीसी बनी, रामनिवास मिर्जा कांग्रेस के नेता थे, वो अध्यक्ष बन गए, और वो रिपोर्ट भी जब तक आई सामने, तब तक उसमें इतना कुछ जो था थोड़ा बहुत, वो भी आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद अगली जेपीसी बनी केतन पारेख मामले में, ये भी शेयर मार्केट का घोटाला था, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और उसमें से कुछ रिकमेंडेशन मानी गई, लेकिन बाद में ज्यादातर रिकमेंडेशन डाइल्यूट हो गई। एक कमेटी जो अच्छी बनी थी, जो कि जेपीसी मानी जाएगी बढ़िया, वो थी सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड्स के मामले को लेकर के। सीएससी नाम का एक संगठन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसने जब एक आरोप लगाए, रिपोर्ट निकाली कि उसमें हाई पेस्टिसाइड है, तब एक कमेटी बनी और शरद पवार जी उसके अध्यक्ष थे, और उस कमेटी की रिकमेंडेशन मानी गई, उस पर पहली बार काम हुआ। करते करते फिर एक कमेटी जो बनी आखिर में 2G स्पेक्ट्रम मामले में, 2G स्पेक्ट्रम मामले में सरकार घिरी हुई थी, बीजेपी, जेडीयू, सीपीआई, सीपीएम, एआईडीएमके, तृणमूल, सब कांग्रेस की सरकार के पीछे पड़े पड़े हुए थे। तो एक 30 लोगों की समिति गठन हुई, और पीसी चाको साहब उसके कांग्रेस के जो नेता थे वो अध्यक्ष बनाए गए, और उस कारण से नो कॉन्फिडेंस के तहत बीजेपी और तमाम विपक्षी दलों ने उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से 2013 में एक वीवीआईपी चॉपर स्कैम जो हुआ था, उसमें जेपीसी मिली, और यानी कहा जाए कि एक तरह से कुछ नहीं हुआ। एक जेपीसी बनी थी लैंड एक्विजिशन पे 2015 में, जिसको कि ठंडे बस्ते में एस एस वालिया साहब, आलूवालिया साहब जो उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने डाल दिया। एनआरसी को लेके बनी। अच्छा, जेपीसी के लिए अपोजिशन तो बहुत डिमांड करता है, पर सरकार काहे इतना ना नुकुर करती है? सरकारों को डर क्या होता है, देखते हैं। क्यों सरकार की तरफ से विरोध होता है? एक तो साहब क्या है कि अपने बारे में प्रोब कोई नहीं चाहता। ज्यादातर जेपीसी का गठन तब होता है जब सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगे हों, क्योंकि शक ये होता है कि सीबीआई और जैसी एजेंसियां काम नहीं कर रही हैं। वो तो अच्छी तरह काम करती हैं जब विपक्ष इन्वॉल्व होगा, तो तब डिमांड होती नहीं है। डिमांड तभी होती है जब सरकार या उससे किसी कनेक्टेड आदमी के खिलाफ आरोप होते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, पहला जो एक कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए, उसका अध्यक्ष विपक्ष का होना चाहिए, सरकार का नहीं, वो होता नहीं। तो पहले दिन से जब उसका अध्यक्ष तय होता है, उसी दिन से नींव पड़ जाती है कि वो बेकार होगी। दूसरी, उसमें संख्या सत्ता दल की ज्यादा होती है, तो वो दूसरा वीटोइंग राइट आ जाता है उनके पास मेजोरिटी के चक्कर में। अगर रिपोर्ट आएगी भी तो वो रिपोर्ट पे वो हावी हो जाते हैं। तो दूसरा जेपीसी का कोई अब अर्थ बचा नहीं, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य इतना खराब हो गया है। अब सरकार क्यों नहीं चाहती साहब? सरकार इसलिए नहीं चाहती साहब कि देखिए, इस रिपोर्ट को तो आप चाहें तो अपने बनाए हुए अध्यक्ष जो जेपीसी का हो, अपने ज्यादा सांसद जो हो, उससे गिरवा दे। जैसा कि इतिहास गवाह है इस देश के अंदर कि जेपीसी की कोई रिपोर्ट कायदे की कभी निकली नहीं है। जिस बड़े मसले पे बनाई गई थी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक प्रॉब्लम है साहब,
तमाम जेपीसी ऐसी भी हुई हैं जिनकी 100-100 सिटिंग हुई है। अब मान लीजिए कि 6 महीने के अंतराल में अभी चुनाव होने वाले हैं 2024 के, और 9 राज्यों के चुनाव है, जम्मू कश्मीर में मिला लें तो शायद 10 हो जाएंगे। अब 10 चुनाव और 11वां लोकसभा का बड़ा चुनाव अगले 1 साल में अगर है, तो ऐसे में अगर जेपीसी बना देती है एनडीए सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, और वो सिटिंग करने लगती है, तो उसके अंदर एक बड़ी मजेदार चीज है साहब, कि जो अध्यक्ष है कमेटी का वो तो बोल सकता है, प्रेस में, मीडिया में ब्रीफिंग कर सकता है, लेकिन बाकी सदस्य नहीं बोल सकते। तो यानी सदस्य अगर आके बाहर बोलेगा रोज, मान लीजिए, तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद प्रॉब्लम ये भी है कि रोज सिटिंग अगर होती है किसी इशू पे, तो मीडिया की नजरों में, जनता की नजरों में रिपीटेड एक रिमाइंडर जाता है कि साहब रोज सवेरे अगर आपके मंदिर की घंटी बजती है ना, अगर, तो आपको प्रभु का स्मरण आ ही जाता है, तो आपको 100 दिन बाद विश्वास हो जाता है कि प्रभु कुछ है। तो साहब ऐसा है कि ये जेपीसी इसलिए नहीं चाहिए जाती। जेपीसी कैसे बनेगी, कौन से चूल्हे पर बर्तन चढ़ाया जाएगा, क्या क्या मिलाया जाएगा, आखिर में क्या बनेगा, हमने सब कुछ बताने की कोशिश की। तो ये हुई शो की समाप्ति। इसे लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।